नमस्कार, ओंकार आवामी में सुबह की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। झारखंड के 2 सीटों के लिए 19 जून को राज्यसभा चुनाव की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि 9 अप्रैल तक ही था राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद्र गुप्ता और परिमल नाथवानी का कार्यकाल। आपको बता दें कि पहले यह चुनाव 26 मार्च को होना था, लेकिन कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव टाल दिया था। देखिए, हम लोगों का जो गठबंधन है उस पर लगातार बातें होती रही है और चूंकि अब चुनाव लेट हो गया तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई। हमारे एक विधायक आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का देहांत हो चुका है, तो ऐसे में एक बार नए सिरे से हम लोग फिर अपनी कवायद शुरू करेंगे और हम समझते हैं कि लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देंगे। तो निश्चित रूप से जो झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस ने मिल कर के, राजद ने मिल कर के प्रवासी मजदूरों को लाने का आपने देखा कि हवाई जहाज़ तक से लोग प्रवासी मजदूर आए, तो ऐसे में समझते हैं कि लोग अगर लोगों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे, आदरणीय विधायकगण जो निर्दलीय भी जीत के आए हैं या अन्य दलों में हैं, अगर अंतरात्मा की आवाज़ पर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे दोनों लोग राज्यसभा जाएंगे। बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है। माननीय गुरुजी राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और गठबंधन के सभी साथियों का सहयोग उनको प्राप्त है, तो इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं। दूसरा उम्मीदवार भी गठबंधन की तरफ से आप लोगों ने उतारा था? जी बिल्कुल, उतारा था, नहीं उतारा है और वो गठबंधन के उम्मीदवार हैं और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि गठबंधन के दोनों उम्मीदवार जीतें, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। दोनों उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। देखिए, राज्यसभा की तिथियों की घोषणा हो गई है और जिस तरीके के नंबर्स हैं, समीकरण है, हमारे प्रत्याशी माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी की जीत सुनिश्चित है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आज कांग्रेस के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ये कह रहे हैं कि वो दूसरी सीट पर भी जीतने वाले हैं, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है और ये साफ दिखाता है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारी जानकारी है कि कांग्रेस जो है वो पूरा प्रेशर डाल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर कि विधायकों को खरीद फरोख्त हो। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले हैं और कांग्रेस को इस हॉर्स ट्रेडिंग और खरीद फरोख्त की राजनीति को समाप्त करना चाहिए। वहीं राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद बोकारो में जमशेदपुर के पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि झारखंड के 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव 19 जून को होने वाले हैं। मैंने पहले कहा था कि इस चुनाव को सर्वसम्मति से संपन्न करा लेना चाहिए था। सरयू राय ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कांग्रेस सीएम से बातचीत करे, ऐसा ना हो कि राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त हो, जैसा कि राज्यसभा चुनाव में पहले होता आया है। तो मैं तो आरंभ से ही इस मत का था कि इस तरह का गणित है यहाँ वोटों का, उसको देखते हुए चुनाव को सर्वसम्मत हो जाने देना चाहिए। बिहार में सर्वसम्मत हो गया, महाराष्ट्र में विधान परिषद का सर्वसम्मत हो गया, तो हमको भी प्रयास करके सर्वसम्मत कर लेना चाहिए। अब कहाँ प्रयास में कमी रह गई कि सर्वसम्मत नहीं हुआ। सर्वसम्मत नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी आकलन करके पक्ष विपक्ष दोनों को भी अपने औकात का पता करके चुनाव को सर्वसम्मत के सदृश करा लेना चाहिए, तभी अच्छा होगा। झारखंड के चेहरे पर हमेशा ही कोई न कोई किसी न किसी तरह की छाप पड़ती रहती है जब भी राज्यसभा का चुनाव होता है। बेहतर है कि फिर से झारखंड का चेहरा कलंकित नहीं हो। खरीद फरोख्त की बात आएगी, हॉर्स ट्रेडिंग की बात आएगी, जिसके पास कम वोट है वही कोई कोशिश करेगा तो वो कोशिश तो सराहने वाली कोशिश नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है एक पक्ष का एक विपक्ष का सर्वसम्मत होकर चुनाव में जीत जाने देना चाहिए। मैंने आप सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे कि विपक्ष के साथ रहेंगे? हम कभी न रहे, कभी नतीजा वही होगा, एक पक्ष का जीतेगा, एक विपक्ष का जीतेगा। रिम्स में पहली बार नेफ्रोलॉजी ओपीडी विभाग की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और रांची के सांसद संजय सेठ के साथ साथ रिम्स के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह और कांके विधायक समरीलाल इस दौरान मौजूद रहे। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि अब किडनी से संबंधित बीमारियों को जल्द इलाज यहां हो पाएगा। ओपीडी के आने से ये जो हमारी कमी थी वो कमी दूर हुई है और उनके आने से एक रास्ता जो है, एक सुरंग जो है, एक सुराग बन गया है। और सुराग जब बन गया है तो हम लोग निश्चित तौर पर सारे लोग मिलकर उसको सुराग को सुरंग बनाएंगे
और उससे जो है झारखंड का कल्याण करेंगे, झारखंड की उन्नति समृद्धि के लिए काम करेंगे और भी लोग इसमें समायोजित होंगे ताकि ये संस्था जो है, जो इस संस्था का मान सम्मान प्रतिष्ठा है, वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। पुलिस के अथक प्रयास के बाद रिम्स की जूनियर रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी डॉक्टर AK मौर्य ने मंगलवार को आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसके बाद उसे पुलिस के द्वारा 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है। इसको लेकर पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर उसके परिवार सहित उससे जुड़े लोगों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद आरोपी ने मंगलवार को खुद ही सरेंडर किया है। जी, और गिरफ्तारी नहीं हुई, सरेंडर किए हैं और वो अभी न्यायिक हिरासत में है। उसको लगातार बना के रखे उनके और उनके कंसर्न के लोगों पर, और उस प्रेशर का ही नतीजा निकला कि वो सरेंडर कर गए। वैसे तो कल ही उसने अपना सरेंडर स्लिप वहाँ दिया था, बट कुछ कोविड को लेके कुछ फॉर्मेलिटीज़ उसको पूरा करते हुए आज जो है। गिरिडीह जिला के गांव में मनरेगा योजना के तहत किए गए कार्यों की जांच कराने के लिए गिरिडीह DPRO शिव शंकर प्रसाद सिंह, खोरी महुआ SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह एवं उनकी टीम गांव पहुंची, जहां वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में मनरेगा योजना के तहत बनाई गई तालाब व डोभा में गड़बड़ी को देखकर दंग रह गए। बताया गया है कि जांच के क्रम में सभी तालाब सूखे पड़े मिले और इनका निर्माण सिर्फ खानापूर्ति करने एवं ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। इससे ना तो ग्रामीणों को कोई फायदा पहुंच रहा है और ना ही सिंचाई के काम हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुगमा मोड़ पर एक भीषण हादसा होते होते टला, जब एक घरेलू गैस से भरा टैंकर दूसरी गाड़ी की चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मुगमा मोड़ पर एक फल लदा ट्रक गाड़ी ओवरटेक करने के दौरान घरेलू गैस से भरी एक टैंकर से जा टकराया और वहीं अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे फल लदे ट्रक से फल की सारी पेटियां सड़क किनारे बिखर के गिर गई और गैस से भरा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंची निरसा गश्ती दल ने स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया और फल को लूटने आए ग्रामीणों को वहां से खदेड़ा। पोटका में मुख्यमंत्री दीदी किचन में गरीबों और असहायों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। मापदंड के अनुसार संचालक द्वारा ही नहीं दिया जा रहा है भोजन। बता दें कि मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के तहत पोटका प्रखंड मुख्यालय में प्रतिदिन 200 लोगों को भरपेट भोजन देना है, मगर यहाँ गरीब असहाय को आधा पेट भोजन ही दिया जा रहा है। खाने में केवल भात और सब्जी ही मिल रहा है, दाल का तो नामो निशान भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर संचालक महिला समिति के गुरुवारी टुड्डू से बात की गई तो उनका कहना है कि मामला जो भी हो जांच होनी चाहिए। पसंद नहीं होते अंदर सब्जी और कम दे, डाल डुला दे, सब्जी देखते की दे सोयाबीन दे আর এই ছোলা তো এইটা হয়ে যাক, পেট ভরে যাবে তোমার? নাই ভরবে। কি করবে ফির? নাই ভরবে আর দিবেন তবে তো এদিকে আর দিবে সরকার তবে अंदर पेट भरবে, কারণ तो सब बंद ही करी हमरा काई काज करते जाबो जे खाबो। मंत्री दाल भात योजना से खिलाते हैं, अभी ये फ्री में खिलाते हैं सर। अभी 200 ग्राम 200 आदमी को प्रत्येक दिन खिलाते हैं, 200 ग्राम चावल का भात। कितना बार दिन में खिलाना है? एक बार। अच्छा हाँ, 11 बजे से। क्या क्या देना है इसमें मेनू में? अभी भात दे रहे हैं और अभी दाल है और छोला, सोयाबीन, आलू वो सब का सब्जी बना रहे हैं और हरा सब्जी भी मिला देते हैं, कभी कभी अदली बदली करके बनाते हैं। तो लोगों का शिकायत है कि कम भात दे रहे हैं आप इसमें? नहीं, 200 से ज़्यादा भी आ जा रहा ना सर, तो हमको मैनेज करके चलना पड़ता है। वीडियो से बात किए तो बोला कि सबको मैनेज करके चलना, बच्चा को थोड़ा ऐसा बच्चा जैसा देना, बड़ा को बड़ा जैसा देना। भीषण गर्मी को देखते हुए निरसा के चुरकुंडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राहगीरों के लिए एक अच्छी पहल कर पनसाला का उद्घाटन किया है। इसी कड़ी में मंगलवार सुबह चिरकुंडा थाना प्रभारी सब पुलिस निरीक्षक प्रभात सिंह ने फीता काटकर पनसाला का उद्घाटन किया। मौके पर चैम्बर के सभी सदस्य मौजूद थे। इधर मीडिया से बातचीत में प्रभारी प्रभात सिंह ने चैम्बर की सराहना करते हुए कहा कि इस काम की जितनी तारीफ की जाए कम है। सामाजिक एक रास्ता है इसमें, और अभी भीषण गर्मी आने वाली है। अभी उस क्रम में हमारे जितने भी व्यवसायी वर्ग के लोग हैं यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ सृजनात्मक काम किए हैं, और उस परिस्थिति में क्योंकि हमारा बॉर्डर है, लोग यहाँ से व्यवसाय करने जाते हैं, गरीब गुरबे यहाँ रुक करके थोड़ा गर्मी के कारण पानी भी पी सकते हैं, थोड़ा सा उनको रिफ्रेशमेंट भी मिल सकता है। तो ये एक सामाजिक एक रास्ता और सामंजस्य का एक बहुत बड़ा इसमें यहाँ पे बहुत बढ़िया उदाहरण मिला है।
सीतामढ़ी में सड़क पर घूम घूम कर लोगों को मास्क देती, फटकार लगाती और बीच बीच में नसीहत देती ये कोई और नहीं ये है बल्कि सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा हैं। इनके साथ में एसपी और एसडीएम हैं जो शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को अनलॉक 1 में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं जिला प्रशासन ने कोरोना से लड़ने के लिए एक नारा भी दिया है जो 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी। साथ ही ट्रक चालकों को भी जगह जगह रोक कर मास्क पहनने की हिदायत दी गई। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व में फैल गया है। इससे सीतामढ़ी भी अछूता नहीं है। सीतामढ़ी में भी 50 से ज़्यादा केस आ गए हैं और इसी के साथ साथ हम लोग अनलॉक 1 भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे, बहुत से तरह के व्यवसाय, बहुत ही तरह के कार्य शुरू हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी सतर्क रहें कि कोरोना से कैसे बचाओ। इसके लिए मास्क का उपयोग बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम सभी लोगों से अपील कर रहे हैं एवं उन्हें शिक्षित कर रहे हैं कि वो सभी जब भी बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और दूरी एक दूसरे से रखें। 2 गज की दूरी ज़रूर रखें और जब भी कहीं जाएं तो हम पॉकेट में सैनिटाइज़र हो, साबुन हो, ये रखें ताकि आप अपने हाथ को अच्छे तरीके से धोएं और अपने हाइजीन को मेंटेन करें। ये अपील हम सभी लोगों से कर रहे हैं। यहाँ हमारे सब्जी वाले भाई हो या ट्रक चलाते हैं, चाहे वो एटीएम से पैसा निकालते हैं, हर लोगों से यही अपील है कि कृपया सतर्क रहें और सजग रहें। मुंगेर जिले में वापस लौटे मजदूरों को अब अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। इन प्रवासी मजदूरों को देख बिहार सरकार के द्वारा जीविका के माध्यम इन प्रवासी मजदूरों को जोड़कर सस्ते दर पर मास्क का निर्माण कर लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के तहत 10 प्रवासी मजदूरों का चयन सर्वश्रेष्ठ जीविका कार्यालय में मास्क निर्माण के लिए किया गया है। जिले में इस प्रखंड इलाके के 26 प्रवासी मजदूरों में 17 लोगों का चयन किया गया। इनमें से 7 व्यक्ति कपड़ा धोने व आयरन के कार्य से जोड़े गए हैं और 10 मजदूरों को मास्क बनाने के काम में लगाया गया है। बेंगलोर में काम करते थे, AKR में कंपनी में काम कर रहे थे, टी-शर्ट बना रहे थे हम लोग वहाँ पे। लॉकडाउन होने के कारण वहाँ से हम लोग सरकार की सुविधा से, केंद्र सरकार की सुविधा से हम लोग वहाँ से ट्रेन से आए। यहाँ पे क्वारंटीन में रखा गया था हम लोग को। क्वारंटीन में हम लोग को 14 दिन रखा गया है वहाँ पे। वहाँ से हम लोग छुट्टी मिला तो हम लोग यहाँ पे मास्क बनाने के लिए काम दिया गया है। सर हम लोग पहले गारमेंट्स में हम करते थे बेंगलोर में, वहाँ पे काम करते थे और क्वारंटाइन ये लॉकडाउन होने से तो प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ राशन नहीं मिल रहा था, इसलिए हम बेंगलोर से यहाँ आ गए। सरकारी द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाया सरकार, इसीलिए यहाँ पे आए। उसके बाद मौजमाए वहाँ पर 14 दिन क्वारंटाइन में रहे। उसके बाद वहाँ से हम लोग को सुविधा घर भेजा गया। उसके बाद वहाँ से हम लोग को कुछ रोजगार यहाँ पे दिया गया है संग्रामपुर में, इसलिए हम लोग को कुछ सुविधा मिला। हमें जिला से एक सूची मिली थी जिसमें कि जितने भी प्रवासी यहाँ पे आके क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, तो उसमें से हमने 26 लोगों की सूची मिली थी। उसका हम लोगों ने स्किल मैपिंग किया कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। उसमें से 17 लोगों को पता चला कि उनका टेलरिंग का काम है। उन 17 लोगों को हमने यहाँ संकुल संघ में, जहाँ पे हमारा मास्क का प्रोडक्शन सेंटर बना है, वहाँ बुलाया। उनका हम लोगों ने फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो भी मंगाया, उनका पता किया कि उनको सही है। उसके बाद जब देखा गया कि वो टेलरिंग का काम में अच्छे हैं, उनको चेक किया गया कि अगर उनका टेलरिंग का काम अच्छा है, उसमें 17 में से 10 लोगों का हम लोगों ने टेलर के यहाँ पे अभी मास्क प्रोडक्शन सेंटर में उनको रोजगार दिया। और बाकी के जो 7 लोग हैं उनका आयरनिंग का या धोबी का काम था, तो उनको हम लोगों ने रखा है। जब मास्क बन जाएगा तो उनसे हम लोग धुलवाएंगे। में आगे बढ़ेंगे। सासाराम कोर्ट में पदस्थापित अनुमंडल लोक अभियोजन पदाधिकारी सत्यनारायण प्रसाद की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। उन्हें ब्लड प्रेशर तथा सीने में दर्द की शिकायत थी। नगर थाना क्षेत्र के फजलगंज स्थित किराए के मकान में वे रहते थे। वह कैमूर जिला के अखलासपुर के निवासी थे। उनकी उम्र 52 वर्ष थी। बता दें कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद मकान मालिक ने उनका इलाज कराया। तत्काल उन्हें राहत मिल गई थी, लेकिन अचानक सुबह फिर उनकी तबीयत बिगड़ी। जैसे ही लोग उन्हें अस्पताल लाते उनकी मौत हो चुकी थी। घटना कल ड्यूटी करके अपने फ्लैट में गए फजलगंज के पास। हाँ। और रात को इनका अचानक 9-10 बजे रात को तबीयत गड़बड़ हुआ। हाँ। तो वहाँ फ्लैट का जो मालिक हैं उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया अगल बगल जाके निजी क्लिनिक में। हाँ। तो उससे इनका राहत में सुधार हुआ था, सीना में दर्द हुआ था इनके। हाँ। और सुबह तक बिल्कुल ठीक थे, नॉर्मल थे। और
सुबह में भी इनका बीपी हाई हो गया था। जब जांच करवाया गया तो रात वाला से कुछ कम हो गया था बीपी, और इलाज कराने के बाद स्वस्थ हो गए थे। फिर हमको बोले कि आप जाइए, एक पैकेट बिस्कुट लेके आइए। वहाँ पर उनके स्टाफ लोग भी आ गए थे, मकान मालिक भी थे। उधर से हम आए तो देखे कि इनका गोली बंद हो गया है। फिर हॉस्पिटल में लेके गया, चितरंजन जी में वहाँ पर कोई नहीं था, तो सरकारी यहाँ पर आए तो हम लोग यहाँ पर उन्होंने कहा कि इनका डेथ हो गया। बाढ़ अनुमंडल में अनलॉक 1 की शुरुआत होते ही होटल वालों की मनमानी शुरू हो गई है। जलेबी पूरी के साथ कोरोना संक्रमण को आमंत्रित करने का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है, जबकि सरकारी आदेशानुसार होटल का संचालन 8 जून के बाद शुरू होना है। लेकिन बाढ़ शहर के उमानाथ धाम स्थित शव यात्रा में आने वाले यात्रियों को भोजन खिलाने का काम बेरोक टोक शुरू हो गया है, जहां ना तो कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बाढ़ अनुमंडल का उमानाथ धाम मंदिर परिसर धीरे धीरे सब्जी मंडी में तब्दील होता जा रहा है। जिस मंदिर परिसर में पहले सिर्फ पूजा पाठ की सामग्रियां बिका करती थी, आज वहां सब्जियां बिक रही है। वह भी स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधक के नज़रों के सामने। आस्था और विश्वास का पौराणिक धरोहर बाबा उमानाथ धाम, जहां नालंदा, नवादा, गया, शेखपुरा समेत राज्य के अन्य जिलों के लोग गंगा स्नान कर जलाभिषेक के लिए आते हैं। यदि यही रवैया बरकरार रहा तो वहां लोग पूजा पाठ करने के लिए कम और सब्जियां खरीदने के लिए अधिक संख्या में पहुंचेंगे। हर साल की भांति इस साल भी जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर कमेटी के सदस्यों की एक बैठक निरसा गोपालगंज स्थित जगन्नाथ मंदिर में हुई, जिसमें मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पूर्व विधायक अरूप चटर्जी सहित मंदिर के सचिव मंजीत सिंह के साथ दर्जनों सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 23 जून को होने वाले रथ यात्रा पर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही कहा गया कि कोरोना वायरस के इस काल में जहां सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उसे देखते हुए इस बार बहुत ही छोटे स्वरूप में इस रथ यात्रा को मनाया जाएगा। साथ ही प्रशासन द्वारा अनुमति मिलने के बाद ही सारी स्थिति आयोजन को लेकर साफ हो पाएगी। जी तो अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।